हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अल्ट्रामैन। ये कहानी जापान से शुरू होती है, जहां आम लोग हर रोज अंतरिक्ष से आने वाले खतरनाक मॉन्स्टर्स के हमलों से डरे हुए थे। इन मॉन्स्टर्स को काइजूस कहा जाता था। इंसान कई सालों से इनसे लड़ने के लिए नई तकनीकों पर रिसर्च कर रहे थे। जापानी सरकार ने भी काइजू से लड़ने के लिए एक खास टीम बनाई थी, लेकिन एक और काइजू अब उस टीम और इस सरकार के लिए मुसीबत बन चुका था। ये एक अदृश्य काइजू था जिसका नाम नौरंगा था और ये चारों ओर तबाही मचा रहा था। अब जापानी सेना को पता चलता है कि नौरंगा न सिर्फ गायब होने की शक्ति रखता है, बल्कि बिजली को खींचकर खुद को और ताकतवर भी बना सकता है। उसे रोकने के लिए सरकार ने पूरे शहर के बिजली तक बंद करने के आदेश दे दिए, लेकिन जब नौरंगा ने देखा कि वो बिजली नहीं खींच पा रहा है, तो उसने गुस्से में पूरा पावर ग्रिड ही तबाह कर दिया और बिजली की तलाश में आगे बढ़ गए। सेना ने उस पर मिसाइल से हमला भी किया, लेकिन उसने अपनी जादुई शक्ति से उन मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। अब सरकार सोचने लगी थी कि शायद हमें नौरंगा पर परमाणु बम से हमला करना चाहिए, लेकिन इससे लाखों निर्दोष लोग भी मारे जाते। फिर उन्होंने सोचा कि अगर पूरे देश की बिजली बंद कर दी जाए तो शायद नौरंगा खुद ही तंग आकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए सीनियर मिनिस्टर्स इसकी अनुमति नहीं देते हैं। अब सबको उम्मीद खत्म होती दिख रही थी, लेकिन तभी आसमान से एक यूएफओ बहुत ही तेजी से नौरंगा की तरफ बढ़ता है और इसी दौरान हमें कामिनागा नाम का एक खास एजेंट भी दिखता है, जो एक छोटे बच्चे को नौरंगा के हमले से बचाने के लिए दौड़ रहा था। सेना ने देखा कि उस यूएफओ से एक विशालकाय रोबोट निकला है जो इंसान जैसा दिखता है, जिसको वो लोग ह्यूमनॉइड नाम देते हैं। और अब जब नौरंगा को उस ह्यूमनॉइड से खतरे का एहसास हुआ तो उसने उसके ऊपर हाई वोल्टेज हमला कर दिया, जिससे एक खतरनाक बिजली पैदा हुई। लेकिन इतने ताकतवर हमले के बाद भी उस ह्यूमनॉइड को कुछ भी नहीं हुआ, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ये देख नौरंगा अचानक गायब हो गया और भागने लगा, लेकिन तभी ह्यूमनॉइड ने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली से एक शक्तिशाली प्लाज्मा बीम निकाली, जो सीधा नौरंगा से टकराई, जिसके टकराते ही नौरंगा तुरंत जलकर राख हो गया। अब ये सब देखकर वहाँ के ऑफिसर्स बहुत खुश हुए, क्योंकि उस ह्यूमनॉइड ने उनको नौरंगा से बचा लिया था। वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो ह्यूमनॉइड तेजी से उड़ता हुआ कहीं पर गायब हो जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक साइंटिफिक रिसर्च टीम है, जिसमें आसामी नाम की एक लड़की शामिल हुई है। उसकी मुलाकात ग्रुप के कैप्टन तामुरा और दूसरे साथियों से होती है। उसी दिन कप्तान तामुरा ने अपने बॉस को अंतरिक्ष से आए उस ह्यूमनॉइड के बारे में बताया। हालांकि किसी को भी पता नहीं था कि वो कौन था और कहां से आया था, इसीलिए उस टीम ने उसे अल्ट्रामैन नाम दिया। और जल्द ही उनको एक खबर मिलती है कि एक नए काइजू ने शहर के ऊपर हमला कर दिया है। टीम उसको रोकने के लिए तैयार होती है। ये काइजू जमीन के अंदर से खुदाई करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिससे चारों ओर भूकंप आ रहे थे। वैज्ञानिकों ने खोज की कि इस काइजू के शरीर से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकल रही है और अगर वो सतह पर आ गया तो भारी तबाही हो सकती है। इस टीम ने इस काइजू को गैबोना नाम दिया, जिसको रोकने के वो उपाय खोजने लगे। अब ये टीम ये भी तय करती है कि वो ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो गैबोना को जमीन के अंदर ही नष्ट कर देगा, ताकि उसकी रेडिएशन बाहर ना फैल सके। जल्द ही 3 लड़ाकू विमान उस जगह पहुंच जाते हैं और काइजू के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता है। इसके बजाय गैबोना और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद वो जमीन के अंदर से बाहर आ जाता है, जहां सब पहली बार गैबोना का डरावना रूप देखते हैं। गैबोना के चेहरे की जगह एक बड़ा सा ड्रिल था, जिससे वो जमीन में सुरंग बनाकर आगे बढ़ रहा था। टीम फैसला करती है कि वो खुद उसकी लोकेशन बजाकर और जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन रास्ते में कामिनागा अपनी टीम से अलग रास्ते पर चला जाता है। वो बहुत तेजी से जंगल की ओर भाग जाता है, जिसके बाद वो अपनी जेब से एक अजीब सा डिवाइस निकालता है। वो उसका बटन दबाता है और अचानक से अगले ही पल उसके सामने अल्ट्रामैन प्रकट हो जाता है। ये देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। अल्ट्रामैन बिना समय गवाते हुए उड़कर उस गैबोना के सामने पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों को डर था कि अल्ट्रामैन अपनी प्लाज्मा बीम का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इससे खौफनाक रेडिएशन फैल सकती है और पूरे जापान में तबाही हो सकती है। लेकिन अल्ट्रामैन गैबोना के ऊपर सीधा हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। गैबोना भी इस चीज से गुस्से में आ जाता है, जो अपने ड्रिल की ताकत से अल्ट्रामैन पर हमला कर देता है। वो अल्ट्रामैन को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अल्ट्रामैन एक ही पंच में उसको फिर से गिरा देता है। गैबोना को समझ आ गया था कि उसके हमले बेकार हैं, इसीलिए वो अल्ट्रामैन पर अपनी रेडिएशन बीम से हमला करता है,
जिससे बचने के लिए अल्ट्रामैन तुरंत अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिससे वो सुरक्षित रहता है। लेकिन जल्द ही वो अपनी सुरक्षा ढाल को हटा देता है, जिससे वो रेडिएशन सीधा उसके शरीर में एंटर कर जाती है। इसका असर ये होता है कि अल्ट्रामैन के लाल रंग के हिस्से हरे होने लगते हैं। अब इतने ताकतवर रेडिएशन अटैक के बावजूद भी वो मजबूती से खड़ा रहता है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में वो उस रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहा था। अल्ट्रामैन धीरे धीरे गैबोना की ओर बढ़ता गया और जैसे ही वो करीब पहुंचा, वो गैबोना को इतनी जोर से पंच मारता है कि गैबोना तुरंत ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो उसको उठाता है और हवा में उड़ते हुए अंतरिक्ष में गायब हो जाता है। ये देखकर उन साइंटिस्ट की टीम हैरान रह जाती है, लेकिन आसामी सोचती है कि अल्ट्रामैन को कैसे पता था कि वो गैबोना पर अपनी प्लाज्मा बीम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये रिसर्च तो इन साइंटिस्ट की थी, तो अल्ट्रामैन इसके बारे में कैसे जानता था। अब आसामी इस चीज को सोचकर थोड़ा हैरान तो होती ही है कि उसको कैसे पता था कि गैबोना पर प्लाज्मा बीम नहीं चलानी है। जिसके कुछ दिनों बाद हमको दिखाया जाता है कि अब पूरी दुनिया में अल्ट्रामैन एक हीरो बन चुका है। वो कायजू से लड़ता है और इंसानों की रक्षा करता है। जिसके बाद एक दिन अचानक से इनके ऑफिस में एक रहस्यमय शख्स आता है जो खुद को एलियन नंबर 2 बताता है। वो कहता है कि वो दूसरे ग्रह से आया है और उसका नाम ज़ारा है। वो सिर्फ बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन जब वो पृथ्वी पर आता है तो उसके चारों ओर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिससे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते। लेकिन ज़ारा अपनी साइकिक पावर से उन इंस्ट्रूमेंट्स को दोबारा चालू कर देता है। ज़ारा हायर ऑफिशियल से मिलने की बात करता है। वो एलियंस और इंसानों के भविष्य को लेकर बातचीत करना चाहता था। जहां आगे अब हम देखते हैं कि ज़ारा ने समय के साथ साथ लोगों का भरोसा जीत लिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो बहुत पावरफुल था और वो अपनी साइकिक पावर से किसी भी तरह का कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा सकता था जो उनके देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसी बीच कामिनागा भी अपने एक साथी से कार में बात करते हुए यही कह रहा था कि ज़ारा लोगों को धोखा दे रहा है। लेकिन तभी जब कामिनागा अकेला था, ज़ारा अचानक उसकी कार में आ जाता है, जहां ज़ारा कामिनागा के सामने अपनी असली योजना बताता है। वो कहता है कि इंसानों को खत्म करना बेहद जरूरी है क्योंकि वो अन्य प्रजातियों के लिए खतरा बन सकते हैं। वो कहता है कि इंसान आपस में लड़ते रहते हैं, वो दूसरों पर हमला करते हैं, जो अपनी आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं। ये सुनकर कामिनागा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ारा ये कहता है कि अल्ट्रामैन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी खुलासा होता है कि ज़ारा पहले से जानता था कि कामिनागा ही अल्ट्रामैन है। इसके बाद ज़ारा कामिनागा को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इस बात को 3 दिन बीत चुके थे और अब भी लोग कामिनागा की तलाश कर रहे थे। एजेंट्स ने कुछ तस्वीर और वीडियो निकाले जिससे उन्हें कामिनागा का सुराग मिल सके, और तभी उनको एक वीडियो मिलती है जो सबको चौंका देती है, क्योंकि उस वीडियो में दिखाया गया था कि कामिनागा ने एक डिवाइस का इस्तेमाल किया और अचानक वो अल्ट्रामैन में बदल गया। ये देखकर सबको समझ आ गया था कि असली अल्ट्रामैन कौन है। इसी समय खबर आती है कि अल्ट्रामैन एक शहर में तबाही मचा रहा है। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा इंसानों की मदद करता था। अब तो सरकार को भी लगने लगा था कि अल्ट्रामैन उनका रक्षक नहीं था। सारे ऑफिशियल्स ज़ारा की बातों पर विश्वास करने लगे थे। इसी बीच आसामी को कामिनागा की तरफ से एक सीक्रेट पैकेट मिलता है जिसमें वही डिवाइस थी जिससे वो अल्ट्रामैन बनता था। फिर आसामी कामिनागा के पुराने साथी से मुलाकात करती है और दोनों उस डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर अल्ट्रामैन को कैद करके रखा गया था। कप्तान और उनकी टीम आर्मी को सलाह देती है कि अल्ट्रामैन पर हमला ना करे क्योंकि जल्द ही आसामी उसको छुड़ाने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आसामी कामिनागा से पूछती है कि आखिर उसने अपनी सच्चाई क्यों छुपाई थी, जिस पर कामिनागा जवाब देता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, बस अपनी सच्चाई छुपा कर रखी। फिर आसामी उसको आजाद कर देती है और उसका डिवाइस उसको लौटा देती है। लेकिन तभी एक नकली अल्ट्रामैन उनके ऊपर हमला कर देता है जो आसामी को पकड़ लेता है। अब आसामी को बचाने के लिए कामिनागा बिना समय गवाते हुए अल्ट्रामैन का रूप धारण कर लेता है ताकि सबको पता चल सके कि वो असली अल्ट्रामैन है। जिसके बाद वो अपनी शक्तिशाली ऊर्जा से नकली अल्ट्रामैन को दूर फेंक देता है और आसामी को बचाकर एक सेफ प्लेस पर रख देता है। अब असली और नकली अल्ट्रामैन के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। असली अल्ट्रामैन अपनी ताकतवर प्लाज्मा बीम से नकली अल्ट्रामैन पर हमला करता है और उसको हवा में उड़ा देता है। जिसके बाद वो नकली अल्ट्रामैन अपनी असली पहचान दिखाता है। वो कोई और नहीं बल्कि ज़ारा ही था। अब दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे थे। फिर अल्ट्रामैन अपनी शक्तिशाली प्लाज्मा बीम सीधा ज़ारा पर दाग देता है, जिसके साथ साथ
वो एक एनर्जी डिस्क भी उसके ऊपर छोड़ देता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि ज़ारा के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो मौके पर ही मारा जाता है। अब अपनी जीत के बाद अल्ट्रामैन उड़कर फिर से कहीं दूर चला जाता है। किसी को भी नहीं मालूम था कि आखिर वो कहां पर चला गया है। जिसके नेक्स्ट डे जापानीज गवर्नमेंट एजेंट कामिनागा के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि अब उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। लेकिन अल्ट्रामैन और असामी दोनों ही गायब थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर वो दोनों कहां चले गए हैं। कई दिनों तक उनकी तलाश जारी रहती है, जिसके बाद एक दिन अचानक से एक स्पेशल डिफेंस टीम को खबर मिलती है कि आसामी को शहर के बीचों बीच देखा गया है। पूरी टीम उसको बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाती, लेकिन जैसे ही वो उसको देखते हैं वो चौंक जाते हैं, क्योंकि आसामी की ऊंचाई अब 40 फीट की हो चुकी थी। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जल्दी उनको महसूस हुआ कि वो अपने नियंत्रण में नहीं है। जिसके बाद अचानक से आसामी एक इमारत पर घूसा मार देती है, जिससे पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर जाते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा हमला हो सकता है। उसी समय आसमान से एक रहस्यमयी आवाज आती है जो कहती है कि जिस तकनीक का उपयोग अल्ट्रामैन करता है वो केवल उसकी नहीं है। जैसे ही वो आवाज बंद होती है, आसामी अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस उस पूरे इलाके को घेर लेती है। अब वो स्पेशल एजेंट्स ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आसामी इतनी बड़ी कैसे हो गई और वो मिस्टीरियस आवाज किसकी थी। तभी अचानक उनके सामने एक स्ट्रेंजर आदमी आता है जो खुद को मेफिसेंट यानी कि नंबर 0 बताता है। वो कहता है कि वो अल्ट्रामैन का पीछा करते हुए पृथ्वी पर आया है। जिसके बाद वो बताता है कि जो रहस्यमयी आवाज उन्होंने सुनी थी वो आवाज मेरी ही थी। जिसके बाद मेफिसेंट उनसे कहता है कि वो इंसानों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है। वो उनको उस जगह पर भी लेकर जाता है जहाँ पर आसामी बेहोश पड़ी थी। वो अपने हाथ को हवा में उड़ाता है और आसमान से एक डिवाइस नीचे आ जाता है जिसका नाम बेटर बॉक्स था। मेफिसेंट के पास भी ऐसा ही एक बेटर बॉक्स था, लेकिन उसका आकार छोटा था। जिसके बाद वो एक और बटन दबाता है और देखते ही देखते आसामी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। उस रात मेफिसेंट जापानी नेताओं के साथ एक बैठक करता है जहां पर वो इंसानों को कुछ बेटर बॉक्स देने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन इसके बदले वो सरकार से एक ऊंचा पद मांगता है। वो कहता है कि वो इंसानों के कानून में दखल नहीं दे, लेकिन उसको शक्ति चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंसान और एलियंस के बीच में दोस्ती होनी चाहिए। जिसके नेक्स्ट डे आसामी बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि जब वो बड़ी हो गई थी तब लोगों ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें लेकर इंटरनेट पर लीक कर दी थी। वो अपने दोस्तों से कहती है कि वो मेफिसेंट से बहुत नाराज है क्योंकि उसने उसकी अनुमति के बिना उसका रूप बदल दिया। लेकिन तभी उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज मेफिसेंट का होता है, जिसने अपनी शक्तियों की मदद से इंटरनेट से वो सारी फोटोज हटा दी थी। जिसके बाद मेफिसेंट इंसानों के भविष्य को लेकर बात करता है, जहाँ कामिनागा उससे कहता है कि इंसानों को बेटर बॉक्स देना एक बहुत बड़ा फैसला है। ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसी दौरान कुछ पुलिस वाले अल्ट्रामैन और मेफिसेंट को पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते मेफिसेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अल्ट्रामैन को लेकर कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। मेफिसेंट गवर्नमेंट को बेटर बॉक्स देने के प्लान के बारे में बता रहा होता है ताकि इंसान जल्द ही जैविक हथियार यानी कि बायोलॉजिकल वेपन में बदल सके। जिसके बाद मेफिसेंट आसामी को बुलाता है मिलने के लिए, जिधर पूरी स्पेशल डिफेंस टीम कुछ ही घंटों में ट्रेन स्टेशन पर इकट्ठा हो जाती है, जहां कामिनागा सबसे मेफिसेंट को रोकने के लिए उनकी मदद मांगता है। कामिनागा बताता है कि हमको बेटर बॉक्स को ढूंढना होगा, लेकिन वो बेटर बॉक्स अभी हमारी धरती पर मौजूद नहीं है, वो अंतरिक्ष में किसी और डिमेंशन में है। अब सवाल ये था कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए, जिसका जवाब ये है कि जो व्यक्ति उस बेटर बॉक्स का इस्तेमाल पहले कर चुका है वो उस तक पहुंच सकता था, और अभी अभी उसका इस्तेमाल आसामी ने किया है, यानी आसामी हमें उस बेटर बॉक्स तक पहुंचा सकती है। जिसके बाद अल्ट्रामैन आसामी के पास जाता है और उसकी गंध सुनकर ये पता लगा लेता है कि आखिर बेटर बॉक्स कहां पर रखा हुआ है। जिसके नेक्स्ट डे मेफिसेंट की योजना सफल होने वाली होती है। वो इंसानों को बेटर बॉक्स देने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी अल्ट्रामैन अचानक वहां पर पहुंचता है और बेटर बॉक्स उठाकर अपने साथियों को दे देता है। ये देखकर मेफिसेंट को यकीन हो गया था कि अल्ट्रामैन उसको रोकने आया है। जिसके बाद मेफिसेंट अपने असली रूप में आ जाता है, जो एक डिवाइस को ऑन कर देता है, और अचानक से वो दोनों एक बड़े इलेक्ट्रिक स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहां अल्ट्रामैन अपनी प्लाज्मा बीम से मेफिसेंट के ऊपर हमला कर देता है। दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। मेफिसेंट बहुत ज्यादा ताकतवर था, उसको लगा था कि वो जीत जाएगा। वो अल्ट्रामैन को खत्म करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर एक और एलियन मौजूद है, जिसको देखते ही
मेफिसिन हार मान लेता है और अपना बेटा बॉक्स उठाकर तुरंत धरती को छोड़कर चला जाता है। अंत में वही जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर ये खुलासा होता है कि जिस दिन कामिनागा उस बच्चे को बचा रहा था उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। तभी से अल्ट्रामैन ने कामिनागा का रूप ले लिया था जो इंसानों के बीच रह रहा था। अल्ट्रामैन का असली नाम लेपाई था। जहां आगे हम एक और रहस्यमय एलियन को देखते हैं। ये वही एलियन था जिसको देखकर मेफिसिन भाग गया था। इसका नाम जाफी था और वो इसलिए धरती पर आया था क्योंकि लेपाई ने एलियंस के बनाए नियम तोड़ दिए थे। वो इंसानों के बीच एक इंसान बनकर रह रहा था। अब इंसानों को भी बेटा बॉक्स के बारे में पता चल गया था। उनको समझ आ गया था कि उनका विज्ञान और तकनीक अभी कितना पीछे है। उन्हें अपने डेवलपमेंट पर अभी और ध्यान देने की जरूरत थी। इसलिए अब उन्हें उन्नति पर ध्यान देना होगा ताकि वो भी उतने ही विकसित हो सके। लेकिन जाफी ये तय करता है कि वह इंसानों को इतनी तरक्की करने से पहले ही खत्म कर देगा। जिसके बाद वो जेडन नाम के एक हथियार को हवा में छोड़ देता है जो पूरे ग्रह को नष्ट करने की ताकत रखता था। उस डिवाइस से एक बहुत खतरनाक ऊर्जा निकलेगी जो पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट पे लेकर नष्ट कर देगी। अब जैसे ही जेडन आकाश में पहुंचता है सभी लोग उसको देख लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं बताती है कि आखिर वो चीज क्या है। इसी बीच कामिनागा जाफी से कहता है कि वो पृथ्वी और इंसानों को बचाने के लिए अंत तक लड़ेगा। जिसके बाद तुरंत वो अपनी स्पेशल टीम के पास पहुंचता है जिसको वो बताता है कि जेडन इतना ताकतवर है कि ये न केवल धरती बल्कि पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। जिसको सुनकर उनकी टीम कहती है कि अब तो केवल अल्ट्रामैन ही जेडन को रोक सकता है। लेकिन कामिनागा भी जानता था कि जेडन को रोकना इतना आसान नहीं होगा, जिसको आसामी और कप्तान बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और आखिरकार कामिनागा अल्ट्रामैन का रूप ले लेता है जो अंतरिक्ष की ओर बढ़ जाता है। अब जैसे वो जेडन के करीब पहुंचता है वो अपनी पूरी शक्ति से उसके ऊपर प्लाज्मा बीम से हमला करता है, लेकिन जेडन पर कोई असर नहीं होता है। जिसके बाद अल्ट्रामैन अपनी एनर्जी डिस्क का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो डिस्क भी जेडन का कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। अब जेडन के भी डिफेंस सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया था जो अल्ट्रामैन पर जबरदस्त हमले कर देता है। अल्ट्रामैन इतनी खतरनाक ताकत के सामने टिक नहीं पाता और घायल होकर धरती पर गिर जाता है। अब जापानी सरकार को पता चल जाता है कि अल्ट्रामैन भी जेडन को नष्ट नहीं कर पाया है, जिसका मतलब ये था कि अब पृथ्वी का अंत निश्चित है। अब इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। कामिनागा अस्पताल में होता है और लोग डर के माहौल में जी रहे होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनके ग्रह पर कितनी बड़ी तबाही आने वाली है। इसी बीच बाकी टीम जेडन को नष्ट करने का तरीका ढूंढ रही होती है। तब इनको याद आता है कि जब कामिनागा अंतरिक्ष में गया था तो उसने एक फ्लैश ड्राइव छोड़ी थी और जब वो उसको चेक करते हैं तो उसमें उनको बीटा पावर और उसके उपयोग की उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब वो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक प्लान बनाते हैं जिससे जेडन को नष्ट किया जा सकता था। कुछ समय बाद जब कामिनागा को होश आता है तो उसकी टीम उसको एक प्लान के बारे में बताते हैं। वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस में बीटा पावर को डाल देते हैं जिससे वो दो कॉस्मिक एनर्जीज को एक दूसरे से टकराकर बेअसर कर सकता था। लेकिन ये मिशन बेहद जोखिम भरा था क्योंकि इससे अल्ट्रामैन भी किसी दूसरी डायमेंशन में खो सकता था। फिर कामिनागा इस मिशन को पूरा करने और इंसानों को बचाने का फैसला करता है। वो तुरंत जेडन की ओर बढ़ता है और ठीक विस्फोट से कुछ पहले अल्ट्रामैन अपनी कॉस्मिक एनर्जी से उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों शक्तियां आपस में टकराती है जिससे एक भयानक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से वो दोनों शक्तियां खत्म हो जाती है जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। अल्ट्रामैन उसमें गिर जाता है और एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। अब इस नए डायमेंशन में अल्ट्रामैन और जाफी के बीच बातचीत होती है। अल्ट्रामैन उसे पृथ्वी पर अपने अनुभवों के बारे में बताता है। जाफी इंसानों की बुद्धिमत्ता और टेक्निक से बहुत खुश होता है। वो फैसला करता है कि अब वो पृथ्वी को छोड़ देगा। जिसके बाद अंत में लेपाई यानी कि अल्ट्रामैन जाफी से एक और रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता था कि वो खुद को बलिदान कर दे ताकि कामिनागा फिर से धरती पर जीवित हो सके। जाफी ये स्वीकार कर लेता है और एक स्पेशल डिवाइस की मदद से कामिनागा का शरीर फिर से बना दिया जाता है और उसे अल्ट्रामैन से अलग कर दिया जाता है। जिसके बाद कामिनागा एक बार फिर से पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ये देखकर उसकी पूरी टीम बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने आखिरकार धरती को उस भयानक विनाश से बचा लिया था। जिसके साथ कामिनागा और अल्ट्रामैन की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।